My dear students, welcome to chemistry class. Today I am going to explain about the Bohr's atomic model in a structure of atom. Many atomic models have been proposed regarding the structure of atom, out of which one successful explanation was given by Niels Bohr. Now, we shall discuss the postulates of Bohr's atomic model in detail. Let us see. Niels बोर ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में ट्रू पिक्चर दिया रदरफोर्ड्स के बाद। इन्होंने अपना पॉस्टुलेट्स पहला दिया कि इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। इट इज़ न्यूक्लियस एंड इट इज़ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज़ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वन। First orbit means K cell, second orbit means L cell, third orbit means M cell, fourth orbit is N cell. So पहला postulates का कि इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ होता है, जो कि रदरफोर्ड ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया था। और ये जो सर्कुलर पाथ है उसको एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट्स के नाम से जाना जाता है और इसे KLMN के द्वारा सूचित करते हैं। के सेल का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट होता है और ये न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। सेकेंड ऑर्बिट उससे दूर होगा, थर्ड ऑर्बिट और दूर होगा, फोर्थ ऑर्बिट इस तरीके से बढ़ता जाता है। और इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करता है लोअर से हायर एनर्जी लेवल में, सपोज करो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड में, तो वैसे केस में वह क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अगर हायर से लोअर की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वैसे केस में एनर्जी इवॉल्व होता है। तो डेल्टा ई हम लोग निकाल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू पाथ, E2 माइनस E1। E2 जो है फाइनल एनर्जी लेवल है और E1 जो है इनिशियल एनर्जी स्टेट है। ये सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी हुआ, ये फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। व्हाट डज मीन? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो mvr से डिनोट करते हैं और m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, r इज द रेडियस अबाउट विच इलेक्ट्रॉन revolves. mvr is equal to nh/2 pi. n is the orbit, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट, और यह nh/2 पाई के बराबर होता है। और ये इसका जो वैल्यू है वो क्वांटाइज्ड होता है, वह फिक्स्ड वैल्यू होता है। It has some applications, so we will see. Applications of Bohr's atomic models are pertinent. वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए, जेन, मेन और एडवांस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको काफ़ी लेंदी करके अदर बुक्स ने दिया है। ठीक है, हम आपको बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट देते हैं जिससे कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को, हार्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं मोमेंट में। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम। एटम का रेडियस अगर एटॉमिक नंबर 1 हो मीन्स हाइड्रोजन और ऑर्बिट फर्स्ट हो तो रेडियस निकालने के लिए h²/4² ये फार्मूला का यूज़ करेंगे और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। इस तरह से अगर nth ऑर्बिट में अगर निकालना हो, ये फर्स्ट ऑर्बिट में के लिए रेडियस निकाला, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये रेडियस हम लोगों ने इस फार्मूला से निकाला है। nth ऑर्बिट के लिए किसी दूसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन हो, अगर उसका रेडियस निकालना हो तो nth ऑर्बिट के लिए n² से गुना कर देंगे r1 को। r1 कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ 0.53 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड एप्लीकेशन होता है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका ये E1 निकालने का फार्मूला है 2πa² me 4/h²। यहाँ n का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू 1 है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू इतना CGS यूनिट में आता है, सारे वैल्यू CGS में लेंगे तो ये वैल्यू CGS में आएगा -2.18 × 10⁻11 आर्क।
nth ऑर्बिट के लिए अगर एनर्जी निकालना हो तो बहुत इजी है, ये वैल्यू हम याद रखेंगे और उसको डिवाइडेड बाई n स्क्वायर कर देंगे। वो आसानी से हमारा न्यूमेरिकल मोमेंट में बनेगा। जो न्यूमेरिकल 10 मिनट समय लेता है वो कुछ सेकंड्स में ये न्यूमेरिकल बन सकता है। इसके आधार पर ये 30 सेकंड्स में न्यूमेरिकल आप बना लोगे माय डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसको मीन्स टेंजेंशियल वेलोसिटी मीन्स रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। तो z का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए v1 निकालने का फार्मूला 2 पाई a² होता है। इसका भी कांस्टेंट वैल्यू आया 2.19 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर n ऑर्बिट का वेलोसिटी निकालना हो तो v1/n कर देंगे और क्विक हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सपोज करो कि सेकंड ऑर्बिट का वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। v1 तो कांस्टेंट है, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। चौथा है इट एक्सप्लेन्स द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑल वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो इमिशन स्पेक्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो भी होता है उसको एक्सप्लेन करता है, जैसे He+, lithium+2, Be+3। एंड दीज आर द लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल्स। बोर्स एटॉमिक मॉडल का एक रिमार्केबल लिमिटेशन है कि ये स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। ज़ीमैन इफेक्ट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिटिंग। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट, and splitting of spectral lines in electric field is called a Stark effect। तो इस दोनों के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग के बारे में ये नहीं बताता है बोर्स एटॉमिक मॉडल कि स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिटिंग कैसे होता है। It is unable to explain a spectrum of atoms other than hydrogen। सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, अदर के लिए नहीं है। It fails to account for the finer details of the hydrogen spectrum using sophisticated spectroscopic method। ये फाइनर डिटेल्स नहीं बताता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है बट सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा ये जो है ये फाइनर डिटेल्स उसके बारे में नहीं देता है। It fails to account for the finer details of hydrogen spectrum using sophisticated spectroscopic method। So these are the limitation of Bohr's atomic model। आपको मैंने सजेस्ट किया है कि बेस्ट न्यूमेरिकल्स बुक वह है आर.सी. मुखर्जी का होता है। और आपको बता दें these are the postulates, 4 postulates of Bohr's atomic model and these are the applications of Bohr's atomic model। And these applications are quite useful in the calculation of radius, Bohr's radius, energy of electron, velocity, tangential velocity, and spectra, emission spectra of hydrogen-like species like helium+, lithium+2, Be+3, etc। I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी, बी शेफ।